चलिए शुरू करते हैं। आपका अध्याय 6 है मौर्य साम्राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक। आपका एनसीईआरटी का मॉडर्न हिस्ट्री हो चुका है, आप जरूर से जाएंगे। और ज्योग्राफी का कुछ पार्ट हो चुका था, कुछ पार्ट बाकी है जो कि मैं करवा दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूर करवाऊंगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं, मौर्य साम्राज्य खत्म करते हैं। और जितने भी क्वेश्चन हो, ज्यादातर लेट हो वेट हो जो भी हो, खत्म करना है, ये टारगेट है मेरा। तो चलिए खत्म करते हैं, इसे पार्ट बाय पार्ट करते हैं। और चलिए इसे मैं याद करवाने की कोशिश भी करूंगा। और आप लाइक और सब्सक्राइब करके बताएं कैसा लगता है, जरूर बताएं, कमेंट करें कि मेरे वीडियो कैसा लगता है। क्या मेरे वीडियो से क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं, ये जरूर आप बताइए। मैं तो जो तैयारी करवाता हूँ 100% सभी एग्जाम में लिए करवाता हूँ, जो कि जीके जीएस के मामले में निकलेगा ही 100%। तो चलिए पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए और ध्यान से बताइए इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? बताइए, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? ये जरूर बताएंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? तो ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अब चलिए इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 340 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा कहाँ है? बिहार में, याद रखिएगा, बिहार में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व में अपने गुरु विष्णुगुप्त अथवा चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, की सहायता से मगध साम्राज्य के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर क्या किया? मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया। याद हुआ? नहीं हुआ? सुनिए, चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था, ये आप याद रखिए। चंद्रगुप्त जो है मौर्य का जन्म कब हुआ था, ये ध्यान रखना जरूरी है। 340 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। पाटलिपुत्रा जो वर्तमान में बिहार में पड़ता है, तो बिहार में हुआ था। ये सवाल क्लियर हो गए। और सवाल क्लियर कर देता हूं। और सवाल जानिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व में 322 ईसा पूर्व में अपने गुरु, कौन? विष्णुगुप्त, जिनका नाम चाणक्य है, जिनका नाम कौटिल्य है। तीनों नाम याद रखिएगा, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य। याद रखिएगा, ये तीनों नाम है एक ही व्यक्ति का, एक ही का, चाणक्य जी का। तो चाणक्य का नाम कौटिल्य भी है, विष्णुगुप्त भी है। तो जो चाणक्य हैं किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो 322 ईसा पूर्व में अपनी गुरु के मदद से, गुरु की सहायता से मगध साम्राज्य का अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। समझ गए? तो किसकी स्थापना किया? मौर्य साम्राज्य की। किसको हराकर? धनानंद को। धनानंद क्या था? अंतिम शासक था, याद रखिएगा, मगध साम्राज्य का। ठीक है, किसकी मदद से? तो विष्णुगुप्त, जिनका नाम चाणक्य भी है, कौटिल्य भी है, ये ध्यान रखना है। पाटलिपुत्रा, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा, ये डायरेक्ट सवाल पूछता है। अब और जानते हैं, इसने मगध पर 24 वर्ष तक शासन किया। कौन 24 वर्ष तक शासन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया 24 वर्ष। कहां? मगध साम्राज्य पर। ठीक है, तो याद रखिए कि भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकीकृत किया, एक जैसा राजनीतिक रूप से बनाया, इसे जोड़ के रखा मगध को। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, ये ध्यान रखना है। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में उसे मौर्य क्षत्रिय कहा गया है। आपसे ये भी सवाल पूछता है कि बौद्ध जो धर्म है और जैन जो धर्म है, तो बौद्ध के ग्रंथ में और जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है मौर्य क्षत्रिय कहा गया है। क्या कहा गया है? मौर्य, ठीक है, क्षत्रिय कहा गया है। और भी आगे पढ़ेंगे, अभी इतना ही याद रखिए। याद हो गया? भूलिएगा नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, ये सब आप पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी चलेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, सेंड्रोकोटस की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने की? बताइएगा। सेंड्रोकोटस की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने की? तो ऑप्शन नंबर ए, विलियम जोन्स ने किया था। अब चलिए अब डिटेल की बात करते हैं। तो सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। तो ये ध्यान रखिएगा, सर विलियम जोन्स ने कहा कि चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं, आप जो नाम सुनते हैं, वो सेंड्रोकोटस के नाम से भी जाने जाते हैं। ये भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। ग्रीक और लैटिन, ठीक है, बढ़िया से कर देता हूं। ग्रीक और लैटिन
लेखों में चंद्रगुप्त को क्रमशः सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। तो सवाल ये में बनेगा कि नहीं, 3 सवाल कैसे? तो ग्रीक लेखों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया? सेंड्रोकोटस। ठीक है, और पूछे लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त को क्या कहा गया? तो एंड्रोकोटस के नाम से जाना गया। ये भी सवाल बन सकता है कि नहीं? चाहिए ये भी होगा कि ग्रीक और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस के नाम से जाना गया। सवाल और बनेगा क्या? सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस के नाम से कौन जाना जाता है? कौन मौर्य साम्राज्य है? कौन मौर्य शासक है? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य है। क्लियर हो गए? चलिए, तो नहीं भूलिएगा। रुद्रदमन एक राजा था, ये ध्यान रखना है। तो रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, आपसे ये पूछेगा कि जूनागढ़ अभिलेख में बताइएगा कि चंद्रगुप्त के नाम से संबोधित किया गया है। ये जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो रुद्रदमन का है। किसका है? रुद्रदमन का है। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में कौन मौर्य शासक को संबोधित किया गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो है संबोधित किया गया है। क्लियर हो गए? तो रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में इन्हें चंद्रगुप्त के नाम से संबोधित किया गया है। तीसरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात, चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था? एक मिनट, हाँ, सिंहासन पर कौन बैठा था ये बताइए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात अगर सिंहासन पर बैठने की बात होगी तो ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार बताइएगा, क्योंकि इसका पुत्र ही बैठेगा बिंदुसार, ये जानते हैं। और बिंदुसार का पुत्र अशोक फिर बैठेगा। चलिए, तो आगे चलते हैं और इसके बारे में डिटेल लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। ये तो आप जान गए। कहाँ ली? तो सरवनबन गोला में। ठीक है, और ज्ञान की दीक्षा लेकर सरवनबन गोला चला गया। कौन चला गया? जो है चंद्रगुप्त मौर्य चला गया। और अभी सरवनबन गोला कहाँ है? मैसूर में है, आप जानते हैं, मतलब वर्तमान में मैसूर में है, तो वहां चला गया, जहां 298 ईसा पूर्व में उपवास पद्धति द्वारा शरीर को त्याग दिया था। किसने त्याग दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, और इसी उपवास पद्धति को, जिसे पानी में जाकर समाधि भी कहते हैं, कहीं कहीं आपको ये शब्द सुनेंगे। ठीक है, तो उपवास पद्धति के द्वारा जैन धर्म में संलेखना, ठीक है, या संथारा कहा जाता है। समझ गए? जो उपवास पद्धति के द्वारा अपना शरीर त्यागता है चंद्रगुप्त मौर्य, उसी को जैन धर्म में संलेखना और संथारा कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कौन बनेगा? राजा बिंदुसार बना। तो याद रखिएगा, अगर बिंदुसार का समय काल पूछे तो बताइएगा 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व। ठीक है, और यूनानियों ने बिंदुसार को क्या कहा है? शत्रु विनाशक, अमित्र घात या अमित्र केटस कहा है। बस इतना जान लीजिए। क्लियर हो गए? चलिए आगे चलते हैं और चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहां तक था? बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो है उत्तर पश्चिम में कहां तक था? बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, हिंदू कुश पर्वत तक था। मतलब इसका जो साम्राज्य है फैला हुआ था उत्तर पश्चिम में, तो हिंदू कुश पर्वत तक फैला हुआ था। चलिए अब जानते हैं और भी जानकारी इसके बारे में। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो है उत्तर पश्चिम में ईरान, मतलब ईरान जो फारस कहते हैं, ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक जो कि मैसूर तक जो है विस्तृत था। समझ गए? अब जानिए, इतना आगे याद करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आपसे सवाल कैसे पूछेगा? चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का बताइए उत्तर पश्चिम में, बताइए ईरान से लेकर कहां तक? पूर्वी बंगाल तक था, मतलब पूरब में बंगाल तक था। ये सवाल बनेगा। तो आपसे पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य देख रहे हैं, जो कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में देख रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, वो ईरान जो कि वर्तमान में फारस कहते हैं, तो ईरान से लेकर पूरब में बंगाल तक जो है फैला हुआ क्षेत्र था चंद्रगुप्त मौर्य का। अब चलिए उत्तर की बात करते हैं। तो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक, श्रवणबेलगोला तक था ना इसका, तो याद रखिएगा, तो कर्नाटक तक विस्तृत था, मतलब मैसूर तक इसका विस्तृत था। समझ गए? ये इंपॉर्टेंट है। विसेंट आर्थर स्मिथ के अनुसार बात करते हैं। विसेंट आर्थर स्मिथ के अनुसार कहा जाए कि हिंदू कुश पर्वत भारत की प्राकृतिक सीमा थी। क्या थी? भारत की प्राकृतिक सीमा थी। पाटलिपुत्रा इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। समझ गए?
हिंदू कुश पर्वत जो है भारत का एक प्राकृतिक सीमा थी, ये मान लीजिए नेचर का एक सीमा थी। और पाटलिपुत्रा जो है इस विशाल साम्राज्य की जो है राजधानी थी। पाटलिपुत्रा सोचिए इसी का, हिंदू कुश पर्वत का, ये समझिए। आगे चलते हैं। रुद्र दमन के, यहाँ पे देखिए, यहाँ से रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख, क्या जूनागढ़ अभिलेख से पश्चिम भारत पर भी उसका अधिकार जो है प्रमाणित होता था। अब बात करते हैं, आप यहाँ पे थोड़ा एक चीज जान दीजिए कि हिंदू कुश पर्वत जो है भारत की प्राकृतिक सीमा थी। ये किसके अनुसार पता चलता है? तो बिसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा पता चलता है। ये क्लियर हो गया। पाटलिपुत्रा जो है विशाल साम्राज्य की राजधानी थी, या आप भी अच्छे से जानते हैं, यहाँ जो साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य का, मगध। पाटलिपुत्रा क्या थी? राजधानी थी। तो यही तो सवाल है कि पाटलिपुत्रा इस विशाल साम्राज्य की जो है राजधानी थी। अब ये जानिए कि रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख से जो है पश्चिम भारत पर भी उसका अधिकार का प्रमाणिकता मिलता है, मतलब प्रमाणित होता है। मतलब कि कहने का मतलब है कि पश्चिम भारत पे भी चंद्रगुप्त मौर्य का कब्जा है। ठीक है, पश्चिम भारत के क्षेत्र में भी अधिकार था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। ये जान लीजिए। अब कैसे पता चलता है? जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, और ये विशाल साम्राज्य की राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्रा ही तो था। मतलब मगध का साम्राज्य का राजधानी कौन था? पाटलिपुत्रा। क्लियर हो गया। चलिए 5वां प्रश्न की बात करते हैं। तो सेल्यूकस निकेटर जिसे अलेक्जेंडर द्वारा जो है सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया। अलेक्जेंडर किसे कहा जाता है? सिकंदर को। ये सवाल ध्यान रखिएगा। तो सेल्यूकस निकेटर को जो है, सेल्यूकस कहिए निकेटर कहिए, ये ध्यान रखना है। सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, ये जान लीजिए। और याद रखिएगा कि किस भारतीय राजा ने जो है पराजित किया था? मतलब सेल्यूकस को, ठीक है, बताइएगा किस भारतीय राजा ने पराजित किया था। इसमें देखिए दो अलग अलग कर दिया, सेल्यूकस अलग कर दिया है, निकेटर अलग कर दिया है। तो ध्यान रखना है, कॉमा दे दिया है, तो दोनों अलग भी हैं और आप इन्हें सेल्यूकस निकेटर भी कह सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। भारतीय राजा ने पराजित किया था। कौन राजा था जो पराजित किया था? तो ये और कोई नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य किया था सेल्यूकस को पराजित, जो कि आप जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे सवाल बनता है कि सिकंदर के सर्वाधिक योग्य सेनापति कौन है? सेल्यूकस। तो सिकंदर का सर्वाधिक योग्य सेनापति सेल्यूकस ने उसकी मृत्यु के बाद जो है सिकंदर द्वारा विजित प्रदेश, विजित मतलब जीता हुआ प्रदेश, पर पुनः आधिपत्य स्थापित करने के लिए 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। परंतु मौर्य शासक चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को पराजित कर दिया, मतलब सेल्यूकस को पराजित होना पड़ गया। आप जिस तरह से आप वर्ड को ले सकते हैं, ठीक है। तो आप तो ये इतना जान गए। और इसके बाद क्या हुआ? जब पराजित कर दिया तो इसके पश्चात सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से जो है अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किया, ये आप भी जानते हैं। तो आप इतना भी जान लीजिए कि चंद्रगुप्त से जो है सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का जो है विवाह करवा दिया, ये याद हो गया। अब भाई विवाह करवाए तो उस समय दहेज तो देना ही पड़ेगा, तो दहेज की बात हो रही है। तो देखिए दहेज में हेरात, कंधार, मकरान व काबुल प्रांत जो है प्रदान कर दिया। काबुल जो कि अफगानिस्तान को जानते हैं, तो वो दे दिया दहेज में। और बदले में, याद रखिएगा, बदले में लिया भी, बदले में चंद्रगुप्त ने उसे 500 हाथी उपहार स्वरूप दिया था। 500 हाथी उपहार में दे दिया था कि ले जाओ भाई चंद्रगुप्त, ले जाओ। अब बात करते हैं कि कोई तो लिखने वाला किसी का विचार होगा, तो सुनिए। प्लूटार्क के अनुसार अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। मतलब 6 लाख सेना, ठीक है, 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य कर लिया था। क्लियर हो गए? तो इसमें हमको नहीं लगता कि ज्यादा जानकारी लेने की आवश्यकता है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है सवाल क्या बनेगा। तो सिकंदर के सर्वाधिक योग्य सेनापति कौन था? सेल्यूकस, ये इंपॉर्टेंट है। सेल्यूकस ने क्या सोचा कि सिकंदर का जीता हुआ जितना भी जीता था प्रदेश, उसे मैं पुनः स्थापित करूं, पुनः शासन करूं, जो सबको हरा कर मैं फिर जीत जाऊं। लेकिन क्या हुआ
कि जब वो भारत की ओर आक्रमण किया 305 ईसा पूर्व में, भारत की ओर आक्रमण किया कि भारत पे मैं शासन करूंगा, तो जैसे ही भारत पे आक्रमण करने की मतलब आक्रमण किया, वैसे ही भारत में तो शासक था मेरा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य था। अब मौर्य साम्राज्य का शासक चंद्रगुप्त मौर्य है, तो हारना तो मुश्किल है, और गुरु जब चाणक्य हैं तो हार जाएगा ही। तो सेल्यूकस तो आया, लेकिन हरा दिया था मौर्य। हराने के बाद क्या हुआ कि सेल्यूकस को और क्या खोना पड़ा, तो अपनी पुत्री का विवाह करवाना पड़ गया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। अब विवाह करवाना पड़ गया और दहेज में भी देना पड़ गया। क्या देना पड़ गया? हेरात को देना पड़ गया, कंधार को देना पड़ गया, मकरान को देना पड़ गया, और काबुल, ये सारे प्रांत को देना पड़ गया था सेल्यूकस को। मतलब सेल्यूकस ने दिया चंद्रगुप्त मौर्य को, समझ गए। और चंद्रगुप्त मौर्य बदले में क्या दिया? 500 हाथी देके कहा कि जाइए खुश रहिए, 500 हाथी दे दिया उपहार में। क्लियर हो गए। और एक वैज्ञानिक हैं या एक इतिहासकार कहिए, प्लूटार्क, इनके अनुसार जो है चंद्रगुप्त जो है 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था, ये कहने का मतलब है। क्लियर हो गए। चलिए छठा क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्राचीन भारत में कौन सी जो है एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? बताइएगा, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, तो और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी खरोष्टी लिपि। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। खरोष्टी लिपि, अब सुनिए, प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, दाईं से बाईं ओर, हमेशा ध्यान रखिएगा, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी क्या? खरोष्टी लिपि। ठीक है, पूछता है ऐसे। अब बाएं से दाएं क्या लिखा जाता है, ये कमेंट बॉक्स में करिएगा। अब देखिए इसके बारे में और जानते हैं। यह मुख्यतः जो है उत्तर पश्चिम भारत, मतलब उत्तर पश्चिम या उत्तर पश्चिमी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर पश्चिमी भारत की लिपि थी। कौन? खरोष्टी लिपि। तो खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है? दाईं से बाईं ओर। और ये लिपि कहाँ लिखी जाती थी, किस क्षेत्र में? तो उत्तर पश्चिमी भारत की ये लिपि मानी जाती थी, खरोष्टी लिपि। इसे पढ़ने का श्रेय जाता है आपको 3-4 इतिहासकार हैं, उनका नाम जाता है। तो इसे पढ़ने का श्रेय जाता है मैनसन, प्रिंसेप को, नॉरिस को जाता है, लेसन को जाता है, और कनिंघम को जाता है। कनिंघम को, आदि विद्वान को जाता है, रखना है। तो किनको जाता है? मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेसन और कनिंघम द्वारा। क्लियर? अब तो भूलिएगा नहीं। सहवाजगढ़ी और मानसेहरा के बृहद शिलालेख खरोष्टी लिपि में है, समझ गए। जबकि ब्रह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। क्लियर हो गए। मैंने पूछा भी था कि बाईं से दाईं ओर किसे कहा जाता है, कौन सी लिपि को? तो ब्रह्मी लिपि को। एक सवाल ये याद रखिएगा, खरोष्टी लिपि भूलिएगा मत, दाईं से बाईं ओर। ठीक है, दाईं ओर करिए हाथ और बाईं ओर से घुमाइए। तो खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर, ब्रह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर, हमेशा ध्यान रखना है। अब भूलिएगा मत अगर आए तो। और एक और ध्यान रखना है कि खरोष्टी लिपि जो लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, एक आपका शिलालेख है बृहद शिलालेख, वो खरोष्टी लिपि में ही लिखा गया है। तो आपसे पूछेगा बृहद शिलालेख जो है खरोष्टी लिपि में लिखी गई है कौन कौन, तो आप बताइएगा सहवाजगढ़ी और मानसेहरा, ये जो है बृहद शिलालेख है जो कि खरोष्टी लिपि में है। 7वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज नामक राजदूत भेजा था। ये क्लियर हो गया। तो चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी एक शासक सेल्यूकस निकेटर ने किसे भेजा? मेगास्थनीज को भेजा। ये तो सिंपल है, याद हो गया होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत में, पश्चिमोत्तर भारत की बात करते हैं, पश्चिम उत्तर भारत कहा जाता है इसे, भारत में तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर का सेनापति था, ये तो आप जानते हैं। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। इसी का राजदूत का नाम क्या था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? मेगास्थनीज। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। सेनापति 305 ईसा पूर्व में पराजित कर दिया गया। तो किसके द्वारा ये पराजित कर दिया गया था? सेल्यूकस निकेटर को कौन हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। कब हराया? 305 ईसा पूर्व में। और 305 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था, सोचा कि भारत की ओर चलते हैं, आक्रमण करना चाहा, उसी समय यह हार गया था, ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा है। तो आपसे ये भी सवाल बनता है कि मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इंडिका नामक पुस्तक लिखी। अब पुस्तक में किसकी चर्चा है? तो मौर्य कालीन का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है। तो आपसे ये सवाल पूछेगा कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। और इंडिका में, इंडिका नामक जो पुस्तक है उसमें किसकी चर्चा की गई है? तो मौर्य कालीन की चर्चा की गई है, मौर्य
साम्राज्य के बारे में चर्चा की गई है। मौर्य साम्राज्य की कौन-कौन जो है पहलू होता है उसकी चर्चा, तो कौन-कौन है? तो वो है आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ये सारे जो है व्यवस्था की संपूर्ण विस्तृत वर्णन किया गया है। ठीक है? तो यहाँ पे सिर्फ़ विस्तृत वर्णन दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखना है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया है। कौन दिया है? मेगस्तीन ने दिया है। किस पुस्तक में? इंडिका पुस्तक में। पाटलिपुत्रा को समानांतर चतुर्भुज कहकर जो है बताइए किसने संबोधित किया था? तो उसका नाम आपके सामने है। क्या नाम है उसका? पॉलीब्रोथो। पॉलीब्रोथो जो है पाटलिपुत्रा को कहा है समानांतर चतुर्भुज। ये भी सवाल बनेगा कि पाटलिपुत्रा को समानांतर चतुर्भुज कहने वाला कौन था? तो आप बताइएगा पॉलीब्रोथ था। क्या ये भी पूछेगा कि पाटलिपुत्रा को समानांतर चतुर्भुज कहकर संबोधित करने वाला जो है इतिहासकार कौन था? तो पॉलीब्रोथ था। या वैज्ञानिक कौन था? तो पॉलीब्रोथ था। और बात करते हैं नगर के पदाधिकार को बात करते हैं। पद का जो अधिकार होता है उसकी बात करते हैं। तो नगर के पदाधिकार को क्या कहा गया है? बता सकते हैं? तो एस्टीनोमोई कहते हैं। ऐसे एस्टीनोमोई भी कह सकते हैं। तोड़ दीजिए इसे, एस्टीनोमोई कहते हैं। ये तो आप जान गए कि समानांतर चतुर्भुज कहकर जो है पॉलीब्रोथ ने जो है संबोधित किया था किसे? पाटलिपुत्रा को। और एक और जान लीजिए नगर के पदाधिकारी को भी जो है पॉलीब्रोथ ने कहा था एस्टीनोमोई कहा था। ठीक है, तो एस्टीनोमोई कहा जाता है किसे? नगर के पदाधिकार को। क्लियर हो गए? तो ये तो आप जान गए। चलिए 8वां प्रश्न की बात करते हैं। तो 8वां प्रश्न क्या है कि बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? तो तक्षशिला में विद्रोह हो रहे थे, उसे समाप्त करने के लिए भेजा था बिंदुसार अपने छोटे पुत्र अशोक को। चलिए और जानकारी लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पढ़ने से पहले एक जान लीजिए कि बौद्ध धर्म ग्रंथ है। ठीक है, बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन सा? दिव्यावदान। ठीक है, तो दिव्यावदान जो है एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है। तो उससे क्या पता चलता है कि ज्ञात होता है, बौद्ध धर्म ग्रंथ दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार के समय जो है तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। कितने विद्रोह हुए थे? 2 विद्रोह हुए थे। ठीक है, आप जानते हैं। उससे पहले और जान लीजिए कि बिंदुसार का समयकाल था कब से कब तक? डेट तो याद रखिएगा 298 ईसा पूर्व से लेके 278 ईसा पूर्व तक, मतलब 298 से लेके 278 ईसा पूर्व तक जो है शासनकाल रहा किसका? बिंदुसार का। अब बिंदुसार के समय ही तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिसमें ये पता कैसे चलता है कि विद्रोह हुए थे? तो बौद्ध धर्म ग्रंथ से पता चलता है। उस बौद्ध धर्म ग्रंथ का नाम है दिव्यावदान। क्लियर हो गए? आगे चलिए। तो देखिए इन विद्रोह को दमन करने के लिए, मतलब इस विद्रोह को दमन करने के लिए जो तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे उसको दमन करने के लिए बिंदुसार ने एक बार अपने छोटे पुत्र अशोक को तथा एक बार अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा था। ये तो पता हो गया। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, दोनों में अलग अलग 2 पुत्र थे। एक बड़ा पुत्र गया था, सुसीम गया था, एक में छोटा पुत्र अशोक गया था। ठीक है, तक्षशिला को दबाने के लिए, तक्षशिला में जो विद्रोह हो रहे थे, ये आप जान गए। अब बात करते हैं आगे और जानते हैं तिब्बती जो विद्वान थे तारानाथ, तिब्बत के एक विद्वान थे जिनका नाम तारानाथ है। इनके अनुसार जो है नेपाल के विद्रोह को भी जो है अशोक द्वारा ही समाप्त किया गया था, अशोक द्वारा ही दबाया गया था, ये भी बोल सकते हैं। तो नेपाल में एक विद्रोह हो रहा था। इस विद्रोह की जानकारी अगर बताइए किसके द्वारा मिलता है? तो तिब्बत के एक विद्वान थे जिनका नाम तारकनाथ है, उनके द्वारा पता चलता है। और कौन दबाया था इस विद्रोह को? नेपाल के विद्रोह को तो अशोक ने ही दबाया था। ये हो गए। और भी जानकारी लेते हैं। तो और भी जानकारी लेना है तो देखिए यहाँ पे वायु पुराण में अगर देखा जाए तो अशोक को जो है कहा गया है भद्रशार कहा गया है। तो अशोक को क्या कहा गया? भद्रशार। कहाँ? किससे पता चलता है? तो वायु पुराण से पता चलता है। और जान लीजिए जैन ग्रंथ है, तो जैन ग्रंथ के अनुसार जो है अशोक को क्या कहा गया है? तो सबसे बड़ा जो है सिंहसेन कहा गया है। क्या कहा गया है? सिंहसेन कहा गया है। एक और नाम क्या है? राज्यबली कथे। राज्यबली कथे जो है और सिंहसेन जो कहा गया है वो किसे कहा गया है? अशोक को कहा गया है। कहाँ से पता चला है? तो जैन ग्रंथ से पता चला है। तो जैन ग्रंथ में जो है अशोक को कहा गया है सिंहसेन या राजबली
कथे कहा गया है। तो राजबली कथे और शीर्षसेन के नाम से कौन जाना जाता है? अशोक जाना जाता है। ठीक है, आगे चले। और भी सवाल अगर लगता है आपको कि और डिटेल के साथ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। नौवां प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो है किसने कराया था? तो सारनाथ स्तंभ का अगर निर्माण की बात करते हैं तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी है, अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने। तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने करवाया। सारनाथ का स्तंभ जो है धर्मचक्र परिवर्तन की जो है घटना का स्मारक है। तो धर्मचक्र परिवर्तन की एक जो है रूप में बनाया गया है, सारनाथ में जो स्तंभ बनाया गया है। ठीक है, और जिसका निर्माण करने का श्रेय जाता है अशोक को जाता है। किससे जाता है? अशोक को जाता है। इतना तो आप पढ़ लिए। कौन करवाता है? अशोक करवाता है। लेकिन इस स्तंभ पर जो निर्मित है, इस स्तंभ पर जो निर्मित सिंह का जो आकृति देख रहे हैं, सिंह का जो बनाया हुआ मूर्ति कहिए, आकृति कहिए, जो कह सकते हैं, जो किया गया है वो शक्ति का प्रतीक माना गया है। क्या माना गया है? शक्ति का प्रतीक। तो शक्ति का प्रतीक मानी जाती है सिंह की आकृति, जो कि कहां बनाया गया है? सारनाथ के स्तंभ पर बनाया गया है। अब और चलते हैं, वर्तमान में यह जो है अशोक स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो वर्तमान में यह अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है और इसको भारत गणराज्य द्वारा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। ये तो आप सब जानते हैं, तो हमको नहीं लगता कि ज्यादा जरूरी है। और जान लीजिए, मौर्य युगनी सभी स्तंभ जो है बलुआ पत्थरों से निर्मित है। क्या है? बलुआ पत्थरों से निर्मित है। तो ये जरूर पूछा हुआ प्रश्न है और बीपीएससी भी पूछता है कि मौर्य युगनी जो जितने भी मौर्य युग में जो बना है, मौर्य युगनी मतलब मौर्य काल में जो भी बना हुआ स्तंभ है वो किससे निर्मित हुआ है? तो बलुआ एक पत्थर होता है, उससे निर्मित किया गया था। जितना भी स्तंभ बना है मौर्य काल में वो सब बलुआ पत्थर से बना हुआ है। किससे? बलुआ पत्थर से। अब जानते हैं और भी सवाल क्या बनते हैं कि अशोक पहला भारतीय शासक हुआ जिसने अपने अभिलेखों की सहायता से प्रजा को जो है संबोधित किया है। 10वां क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? किस अभिलेख में? तो ऑप्शन नंबर डी देख रहे होंगे, मस्की का लघु शिलालेख है। ठीक है, उसमें जो है अशोक का नाम जो है उल्लेखित है। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सुनिए आगे, सम्राट अशोक के अशोक नाम का उल्लेख जो है मस्की अभिलेख में जो है किया गया है, जो कि मस्की अभिलेख जो है कहाँ है, किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक में है। तो मस्की अभिलेख जो मिला है वो कर्नाटक में है, और कर्नाटक में है तो अशोक सम्राट का अशोक नाम जो है सिर्फ मस्की अभिलेख में चर्चित है। ये क्लियर हो गया। और भी चलते हैं कि देव नाम प्रिय अशोक के नाम से जाना जाता है। तो देव नाम प्रिय अशोक के नाम से किस अभिलेख में चर्चा है? तो मस्की अभिलेख में। इसलिए कहा गया कि अशोक नाम जो है चर्चा कहाँ किया गया है? तो मस्की अभिलेख में। मस्की अभिलेख वर्तमान में कहाँ है? किस राज्य में है भारत का? तो कर्नाटक में। ठीक है, देव नाम प्रिय किसका नाम है? तो सम्राट अशोक का नाम है, मतलब अशोक का नाम है। और चलिए जानते हैं, इसके अतिरिक्त बात करते हैं, मतलब मस्की अभिलेख के बाद की बात करते हैं और भी जो है। तो देखिए, गुर्जरा अभिलेख, नेटूर अभिलेख, इसे उदगोलम अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख है जो कि अभी वर्तमान में कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य में है भारत के। नेटूर एक अभिलेख है, वो भी वर्तमान में कहाँ है? कर्नाटक में है। और एक है उदय गोलम अभिलेख जो कि कर्नाटक में ही है ये भी। और ये अभिलेख जो हैं, अभिलेख की जो बात करते हैं, तीनों जो अभिलेख देख रहे हैं, गुर्जरा, नेटूर, उदय गोलम, ये जो अभिलेखों की बात करते हैं, अशोक की उपाधियों का उल्लेख है जिसमें प्रियदर्शी या पियदर्शी जो है कहा गया है, इसका उल्लेख किया गया है। तो आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा प्रियदर्शी और पियदर्शी जो अभिलेख है इसकी चर्चा जो है किस अभिलेख में किया गया है, कौन से अभिलेख में किया गया है, और ये प्रियदर्शी और पियदर्शी जो है ये क्या है? अशोक का क्या है? उपाधि है। तो अशोक की उपाधि जो प्रियदर्शी और पियदर्शी जो आप सुन रहे हैं, किस अभिलेख में इसकी चर्चा है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का जो है गुर्जरा अभिलेख में भी किया गया है, कर्नाटक के नेटूर अभिलेख में चर्चा किया गया है, उदय गोलम अभिलेख जो देख रहे हैं वो भी कर्नाटक राज्य में जो कर्नाटक में जो अभिलेख है उदय गोलम, उसमें इसकी चर्चा की गई है। क्लियर हो गए? ठीक है, इतना जान के अब बात करते हैं जूनागढ़ अभिलेख। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख आप नाम सुने होंगे। तो जूनागढ़ अभिलेख में अशोक मौर्य
नाम जो है उल्लेखित किया गया है। तो आपसे पूछेगा कि अशोक मौर्य का नाम कहाँ जो है उल्लेखित है, तो जूनागढ़ अभिलेख में। अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कि अशोक के अभिलेखों को बताइए कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 3 वर्ग में बांटा गया है। कौन कौन? तो पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख और तीसरा आपका गुहालेख है। तो 3 वर्ग में अच्छा बताइए कि 3 वर्ग में जो है अशोक के शिलालेख बांटे गए हैं, तो कौन कौन? शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, बोल दीजिएगा। अब और चलिए थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। अशोक के प्रधान शिलालेखों में, मतलब प्रधान मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, अशोक के जो इतने अभिलेख हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख कौन सा है, तो 13वां शिलालेख है। क्यों? क्योंकि इसमें कलिंग विजय की चर्चा की गई है, इसमें कलिंग विजय के बारे में जानकारी मिलता है। कौन से अभिलेख में? 13वें अभिलेख में। अशोक का सबसे प्रधान अभिलेख, मतलब अभिलेख कहिए शिलालेख कहिए, एक ही है तो माना गया है। अब बात करते हैं कि 13वां शिलालेख क्या है, तो 13वां सबसे बड़ा शिलालेख है, मतलब सबसे बड़ा अभिलेख भी बोल दिए, सबसे बड़ा शिलालेख है, ये ध्यान रखना है। जबकि सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है बताइए? सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? तो सबसे छोटा अभिलेख जो है हमारा रुमिनदेई है। क्या है? देई, रुमिनदेई। तो रुमिनदेई जो है सबसे छोटा अभिलेख है या सबसे छोटा शिलालेख है। 11वां प्रश्न है कि मौर्य मंत्रिपरिषद में कौन राजस्व एकीकरण करने से जो है संबंधित था, बताइएगा। करने से संबंधित कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो देख रहे हैं वो सही था, जिसे समाहर्ता बोलते हैं। तो समाहर्ता किसे बोला जाता था? मौर्य के मंत्रिपरिषद में जो राजस्व जो एकत्रित करते थे, जो राजस्व का एकत्रीकरण करते थे, उन्हें बोला जाता था। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं, किस अध्यक्ष पे थे, किनको क्या बोला जाता था मौर्य काल में, और ये सब पूछता है, जो कि हम लोग इतनी गहराई से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना जरूरी है। तो देखिए, मौर्य मंत्रिपरिषद के राजस्व का एकत्रितकरण या एकत्रीकरण के लिए जो है उत्तरदायी मंत्री को क्या कहा जाता था, बता सकते हैं? समाहर्ता कहा जाता था। समाहर्ता कहा जाता था। तो समाहर्ता क्या होते थे? राजस्व जो एकत्र करते थे, राजस्व का एकत्रीकरण कहा जाइए, या राजस्व का जो जमा करते थे, उन्हें यह संबोधित किया जाता था। अब चलिए इसमें समाहर्ता सुने, उसी तरह अंतपाल का नाम सुनते हैं। अंतपाल जो होते थे सीमावर्ती दुर्ग का देखभाल करते थे, अंतपाल, ये जान गए। और सवाल क्या बनता है मौर्य काल में कि शनिधता अगर बात करें, या शनिधाता बोलते हैं, शनिधता या शनिधाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो शनिधाता जो होते थे राजकीय कोषाध्यक्ष होते थे, ठीक है। और जान लीजिए, ये बता देता हूं, जैसे फौजदारी का न्यायालय का न्यायाधीश कौन था, उसे क्या कहा जाता था, तो आप बताइएगा प्रदेष्टा। क्या बोलेगा? प्रदेष्टा। तो प्रदेष्टा जो है क्या है? फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। जबकि व्यवहारिक दीवानी का बात करें तो व्यवहारिक जो है दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था, ठीक है। व्यवहारिक जो होता था वो दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। यहाँ पे देखिए 2-3 चीज ध्यान रखना होगा आपको, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्लियर कर देता हूँ। ये जो फौजदारी न्यायालय देख रहे हैं, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था, उसे क्या कहते थे? प्रदेष्टा। अगर पूछे व्यवहारिक जो आप देख रहे हैं वो क्या थे? दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। तो व्यवहारिक जो होते थे, व्यवहारिक जिन्हें कहा जाता था, वो दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश होते थे। अब बात करते हैं कि मौर्य काल में जो है मौर्य काल में चोरी हेतु दंड स्वरूप मृत्युदंड का प्रावधान था। किसका प्रावधान था? मृत्युदंड का प्रावधान था। तो आप डायरेक्ट ये भी पढ़ते चल जाइए कि मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्रीकरण के लिए उत्तरदायी मंत्री को क्या कहा जाता है? तो समाहर्ता कहते हैं या समाहर्ता कहते हैं। अंतपाल सीमावर्ती दुर्ग का देखभाल करता था। शनिधाता राजकीय कोष अध्यक्ष तथा प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था, जबकि व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। और मौर्य काल में कर चोरी करने हेतु क्या दंड दिए जाते थे? मृत्युदंड दिए जाते थे। बस इतना जान लीजिए, सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न की बात करते हैं। भाग एवं बलि थे। तो भाग एवं बलि थे, क्या थे मौर्य काल में? भाग और बलि का शब्द जो सुन रहे हैं वो क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, राजस्व का स्रोत माना जाता था भाग और बलि। अब चलिए और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। चलिए तो अब डिटेल जानते हैं। तो देखिए, प्राचीन भारत में, मतलब एशियंट हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो उसमें तो बात होगी प्राचीन ही होगा। तो प्राचीन भारत में भाग एवं बलि राजस्व का स्रोत माने जाते थे। और ये किस समय की बात हो रही है? मौर्य काल की बात हो रही है, तो उस समय, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कौटिल्य मतलब चाणक्य या विष्णुगुप्त,
कौटिल्य का ही नाम है। तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र हैं, मतलब चाणक्य के जो अर्थशास्त्र हैं, अर्थशास्त्र के अनुसार भूमि का स्वामी जो है राजा हुआ करता था, है राजा होता था, स्वामी होता था, मालिक होता था। वह भूमि से उत्पन्न जो होता था, भूमि से जो भी फसल उत्पन्न होते थे, उत्पन्न का एक भाग का अधिकार था, मतलब एक भाग का अधिकारी था। और वह जो है भूमि से उत्पन्न जो उत्पादन होते थे, उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था। कौन? राजा। एक भाग का, पूरा भूमि का ये स्वामी ही है, लेकिन जो फसल उत्पन्न होते थे भूमि से, उसका एक भाग का अधिकारी था। ठीक है, एक भाग का अधिकार है, ज्यादा नहीं था, ये जान लीजिए। और चलते हैं, इसी कर को भाग कहा जाता है, या इसी कर को भाग कहते हैं। क्लियर हो गए। इस प्रकार जो है बलि भी राजस्व का स्रोत है। इसी प्रकार मान लीजिए, इसी तरह बलि का भी जो है, बलि एक जो है कर का ही है, राजस्व कर का ही स्रोत माना जाता है। तो इसी तरह जैसे भाग है उसी तरह। और जानते हैं, अशोक ने अपनी लुम्बिनी यात्रा पर, लुम्बिनी जब यात्रा कर रहा था, नेपाल की ओर जा रहा था, तो यात्रा पर भाग, जिसे भू राजस्व की राशि कहते हैं, तो भाग जो है 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। मतलब 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। तथा बलि जो एक भाग था राजस्व का, उसे माफ कर दिया था। कौन कर दिया था? अशोक ने कर दिया था। 1/6 भाग को कितना कर दिया था? 1/8 कर दिया था, 1/6 से घटाकर। ये जान गए। और चलिए, अर्थशास्त्र में बलि का तात्पर्य है उपकर। क्या है? उपकर। तो बलि का तात्पर्य है उपकर। देखिए, बलि का तात्पर्य होता था कि उपकर से था। उपकर से मतलब कि जो भाग हम लेते थे उससे के बाद भी हम लेंगे, ठीक है, उसके बाद भी और लेंगे। तो वही है जो राजा, याद रखिए, उपज के अतिरिक्त भाग को प्रजा से लेते थे। मतलब उपज का जो भाग है वो तो लेते थे, उसके अतिरिक्त भी लेते थे। उसी भाग को जो है कहा जाता था बलि, और ये प्रजा से लिया जाता था। और भी बात करते हैं कि राजकीय भूमि की बात करते हैं। तो राजकीय भूमि की जो व्यवस्था है, करने वाला जो होता था, राजकीय भूमि का जो व्यवस्था करते थे या करने वाले जो प्रधान अधिकारी होते थे, उसे कहा जाता था सीताध्यक्ष। क्या कहते थे? सीताध्यक्ष कहा जाता था। तो आपसे ये भी पूछेगा कि सीताध्यक्ष किसे कहा जाता है मौर्य काल में? तो ये राजकीय भूमि में व्यवस्था करने वाले प्रबंधक को कहा जाता था, प्रधान को कहा जाता था। बस इतना जान लीजिए। चलिए, 13वां प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? बताएंगे तो ऑप्शन नंबर डी, भाब्रू स्तंभ में। भाब्रू स्तंभ कहते हैं या अभिलेख कहिए इसमें। अब चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं और थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश करते हैं। 33 क्वेश्चन है तो फास्ट तो चलना पड़ेगा। तो देखिए, भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ये तो जानते हैं। ये अभी वर्तमान में कहाँ है? तो बैराट जगह है। कहाँ? राजस्थान में। तो राजस्थान के बैराट जगह पे भाब्रू स्तंभ जो है, उसमें जो है लिखा हुआ मिला है कि अशोक अपने आप को स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो ध्यान रखना है कि भाब्रू स्तंभ कहाँ है? तो राजस्थान में है। राजस्थान के कहाँ पे? बैराट में। ये ध्यान रखना है, ठीक है, जरूर ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, यह अभिलेख जो है, भाब्रू जो अभिलेख देख रहे हैं, अभिलेख जो है अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी जो है प्रमाणित करता है। तो कौन सा अभिलेख? भाब्रू अभिलेख। भाब्रू अभिलेख में ही कहा मतलब देखा गया है, लिखा गया है, पढ़ा गया है, ये कहिए। तो कहने का मतलब भाब्रू अभिलेख जो है अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी बोला है, प्रमाणित किया गया है कि बौद्ध का वो जो है धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्मावलंबी है, स्वयं को राजा जो बताया है, मगध का सम्राट बताया है, वो भी भाब्रू अभिलेख में। वर्तमान में है कहाँ ये अभिलेख? तो राजस्थान में। और चलते हैं, भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगधाधिराज कहा है। क्या क्या है? मगधाधिराज भी कह सकते हैं, मगधाधिराज भी कह सकते हैं, गलत नहीं है। तो भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगधाधिराज कहा है या मगधाधिराज भी कहा है। देखिए, मगधाधिराज कह दीजिए तो भी गलत नहीं है, मगधाधिराज भी कहिए तो भी गलत नहीं है। तो अशोक ने स्वयं को मगधाधिराज कौन से अभिलेख में कहा है? तो याद रखिएगा, भाब्रू अभिलेख में। स्वयं को मगध का सम्राट कहा है तो भाब्रू अभिलेख में। मगध का राजा कहा है तो भाब्रू अभिलेख में। आप जो याद कर सकते हैं। अशोक ने भाब्रू अभिलेख में बुद्ध, धम्म तथा संघ के प्रति आस्था व्यक्त की है।
तो आपसे पूछेगा बुद्ध धम्म और संघ का जो प्रति आस्था व्यक्त किया गया है अशोक ने किस अभिलेख में किया है? तो भ्राभु अभिलेख में किया गया है। भ्राभु अभिलेख है कहाँ? तो राजस्थान में। ठीक है। स्वयं को मगध का सम्राट किसने बताया? तो अशोक ने। किसमें? कौन से अभिलेख में? इसकी जो है पता चलता है तो भ्राभु स्तंभ से पता चलता है। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। 14 प्रश्न है, रज्जुक कौन थे? रज्जुक कौन थे? तो रज्जुक जो होते थे वो थे मौर्य शासन के अधिकारी थे। मौर्य शासन के अधिकारी थे भाई। अब चलिए जानते हैं भाई रज्जुक के बारे में। तो देखिए यहाँ पे रज्जुक के बारे में दिया हुआ है कि अशोक के तीसरे अभिलेख में, अशोक के जो तीसरा अभिलेख था उस अभिलेख में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। तो आपसे पूछेगा कि रज्जुक नामक जो आप देख रहे हैं शब्द जो मौर्य काल में मिलता है वो अशोक के कौन से अभिलेख में चर्चा है? तो तीसरे अभिलेख में चर्चा है। ठीक है। रज्जुकों की स्थिति जो होती थी, रज्जुक जो होते थे वो क्या थे? रज्जुक जो होते थे आधुनिक जिला अधिकारी जो होते थे वैसी थी। करते हैं तो रज्जुक की स्थिति जो होती थी आधुनिक जिला अधिकारी जैसी होती थी। वर्तमान के आधुनिक जिला अधिकारी उस तरह के होते थे। और जैसे कि ठीक है मान लीजिए जिलाधिकारी जैसी होती थी, आधुनिक जिलाधिकारी जैसी होती थी, जैसी थी ये जान लीजिए। जिसे राजस्व तथा न्याय, राजस्व तथा न्याय दोनों का अधिकार प्राप्त था। तो ये जो रज्जुक जो थे, रज्जुकों को राजस्व और न्याय दोनों का अधिकार प्राप्त था। जैसे हमारे वर्तमान में आधुनिक में जिला अधिकारी होते थे उसी तरह वहां पे रज्जुक होते थे। ठीक है। और ये राजस्व और न्यायालय दोनों का अधिकार प्राप्त था इनको, रज्जुक को। समझ गए? तो बड़े स्तर पे थे। और ये इसकी चर्चा किस अभिलेख में है? तीसरे अभिलेख में है। किसके? अशोक के अभिलेख तीसरे में, रज्जुक। जो आप देख रहे हैं 15वां प्रश्न, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हैं संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित कौन कौन है? बताइएगा। संगम राज्य के बारे में पता चलता है, अशोक के एक प्रमुख शिलालेख है। कौन कौन शिलालेख है यही पूछ रहा है आपसे। तो सी है, मतलब दूसरा और 13वां। ठीक है। दूसरा और 13वां शिलालेख में जो है संगम राज्य के बारे में बताया जाता है। अब चलिए इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या है। ठीक है। तो देखिए अशोक के द्वितीय शिलालेख में, जो द्वितीय शिलालेख देख रहे हैं, द्वितीय शिलालेख में समाज कल्याण, मनुष्य, पशु चिकित्सक या चिकित्सा, याद रखिएगा इसकी चर्चा है। तो आपसे पूछेगा कि अशोक का जो द्वितीय शिलालेख है उसमें जो है क्या वर्णन है, किससे जुड़ा हुआ है? तो ध्यान रखिएगा समाज कल्याण से जुड़ा हुआ है, मनुष्य पशु चिकित्सा से जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के वर्णन के साथ साथ, युद्ध के बारे में तो है ही, लेकिन कलिंग युद्ध के वर्णन के साथ ही दोनों शिलालेखों में पड़ोसी राज्य की भी जानकारी प्राप्त होती है। तो एकदम सही बात है। द्वितीय शिलालेख की बात करें या 13वें शिलालेख की बात करें अशोक का, तो दोनों में तो भाई पड़ोसी से संबंध तो रखेगा ही। दूसरा में भी देखिए समाज कल्याण है, मनुष्य है, पशु चिकित्सक है, तो ये सब भी तो आसपास के लोगों से भी ध्यान रखेगा, आसपास के पड़ोसी राज्यों से ध्यान रखेगा, प्रांत से ध्यान रखेगा। तो ये भी बात सही थी। 13वें शिलालेख की बात करें तो कलिंग युद्ध से बात हो रही है, और जब युद्ध की वर्णन है तो आसपास के क्षेत्र का, जब उड़ीसा कलिंग युद्ध जो है वर्तमान में कहाँ है, किसे कहा जाता है? उड़ीसा को। तो उड़ीसा के क्षेत्र को जो आप देख रहे हैं, जब उसे कहा गया है तो हमारे आस पड़ोस भी तो आएंगे, इसमें तो आएंगे ही। तो द्वितीय और 13वां तो इंपॉर्टेंट है। अब चलिए जिसमें से कौन कौन है इंपॉर्टेंट, कौन कौन राज्य है इंपॉर्टेंट जिसकी चर्चा की गई है इस शिलालेख में। तो देखिए संगम राज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। संगम राज, चोल वंश, पांड्या और क्षत्रिय पुत्र और केरल पुत्र प्रमुख हैं। समझ गए? तो आपसे यही पूछेगा कि द्वितीय शिलालेख और 13वें शिलालेख में संगम राज की चर्चा है, चोल वंश की है, पांड्या वंश की है, सती पुत्र की है, केरल पुत्र की जो है प्रमुख चर्चा इसमें है, क्योंकि ये पड़ोसी हैं और इससे जुड़े हुए विषय भी इस द्वितीय और 13वें शिलालेख अभिलेख में की गई है। किसका अभिलेख है? अशोक का। क्लियर? अब और जान लीजिए 9वें शिलालेख का नाम सुने होंगे, तो 9वें शिलालेख में धम्म समारोह की चर्चा की गई है। ठीक है। और 11वें शिलालेख की बात करें तो धम्म नीति की व्याख्या की गई है। तो आपसे ये पूछेगा कि 9वें शिलालेख में किसकी चर्चा की गई है? तो धम्म समारोह की चर्चा की गई, समारोह। ठीक है, समारोह बोलते हैं। और 11वें शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है। क्लियर हो गए? चलिए आगे चलते हैं।
आगे बात करते हैं तो 16वां प्रश्न की बात करते हैं। 16वां प्रश्न है कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो हम अच्छे से बता देंगे ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक जीवन से। तो ये तो आप जानते हैं, बहुत सिंपल है, जानते भी थे। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं और भी जानकारी लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सवाल बनता है कि कौटिल्य का जो है अर्थशास्त्र किनका लिखा हुआ? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अगर नाम बताइए तो कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो आपसे ये भी पूछेगा चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य है या एक और नाम तो विष्णुगुप्त है। विष्णुगुप्त किसका नाम है? चाणक्य का नाम है। कौटिल्य किसका नाम है? चाणक्य का नाम है। तो ये ध्यान रखना है। तो कौटिल्य का मतलब होता है चाणक्य, ध्यान रखना, उन्हीं का नाम है। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र देख रहे हैं, चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वो राजनीतिक शास्त्र का एक ग्रंथ है। मतलब राजनीतिक शास्त्र के बारे में उसमें जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र का मतलब ये नहीं समझिए कि अर्थशास्त्र की जानकारी देगी, इसमें राजनीतिक क्षेत्र का भी जानकारी है। मतलब इसमें राजनीतिक के बारे में चर्चा की गई है जो कि कौटिल्य द्वारा लिखी गई है। नाम खाली पुस्तक का अर्थशास्त्र है, समझ गए। चलिए और बात करते हैं। तो इसमें देख लीजिए, इसमें जो है मुख्यतः राजनीतिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया। तो हाँ भाई, राजनीतिक सिद्धांत के लिए ही लिखा गया था, चाणक्य लिखे थे कि अपना कैसे करना है, किस तरह से क्या है, किससे जुड़ा हुआ है, तो सब चीज के बारे में इसमें चर्चा की गई है। और भी बात करते हैं इसमें, किसमें? अर्थशास्त्र में, ठीक है। कौटिल्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र में चक्रवर्ती सम्राट राजा के कर्तव्य, विस्तृत कर प्रणाली, ठीक है, सामाजिक स्थिति पर जो है प्रकाश डाला गया है। आपका चक्रवर्ती सम्राट के बारे में बताया गया है, राजा के कर्तव्य को कैसे निभाना है, किस तरह से करना है, ये बात कही गई है। विस्तृत कर प्रणाली के बारे में बताया गया है कि किस तरह का टैक्स को कब लगाना है, कैसे लगाना है, ठीक है। और एक सामाजिक स्थिति पर भी प्रकाश डालना कि कैसे सामाजिक चलेगा, कैसे समाज में सुधार करना है, किस तरह कैसे ध्यान रखना है, ये सभी चर्चा की गई है, ठीक है। और चलते हैं कौटिल्य का राजस्व सिद्धांत। कौटिल्य का जो चाणक्य का कहिए, कौटिल्य कहिए, चाणक्य कहिए, जो कहना है, विष्णुगुप्त कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौटिल्य का राजस्व सिद्धांत जो है यूरोपीय दार्शनिक, ठीक है, यूरोपीय जो दार्शनिक थे मैकियावेली के राजस्व सिद्धांत से अधिकांश रूप में जो है समानता रखता है। तो आप एक चीज जान लीजिए, मैकियावेली जो हैं यूरोप दार्शनिक थे और उनके राजस्व सिद्धांत में लिखा गया है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी समान रूप से देखा गया है। अब बात करते हैं इस आधार पर उसे भारत का मैकियावेली, मतलब उसे भारत का किसे? कौटिल्य को। कौटिल्य मतलब चाणक्य को कहा जाता है कि अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखे थे, मैकियावेली का जो पुस्तक है, दोनों का सेम थोड़ा सा समानता रखता है, इसलिए कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। ये जान गए। अर्थशास्त्र में देखा जाए तो कुल 15 अधिकरण और 150 प्रकरण और 600 श्लोक हैं, समझ गए। तो 15 अधिकरण, 150 प्रकरण और 600 श्लोक जो हैं इस अर्थशास्त्र में जो है चर्चित है। तो आपसे पूछेगा अर्थशास्त्र लिखने वाले जो चाणक्य हैं, जिन्हें कौटिल्य कहते हैं, इनके पुस्तक में अगर देखा जाए तो 15 अधिकरण था और 150 प्रकरण थे और 600 श्लोक थे। कितने? 600 श्लोक थे। ये ध्यान रखना। क्लियर हो गए? आगे चलिए। आगे बात करते हैं 17वां प्रश्न की बात करते हैं। 17वां प्रश्न है कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के केवें अभिलेख में, 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध की बात कही गई है कि जैसे ही अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ उसके बाद 8वें वर्ष में, जैसे राज्याभिषेक हुआ उसके 8 वर्ष बाद 8वें वर्ष जैसे ही आया, उसमें कलिंग जो है, कलिंग पर आक्रमण किया था। कौन? अशोक ने किया था। इसकी चर्चा कहाँ मिलती है? 13वें शिलालेख में। और कब किया था? 261 ईसा पूर्व में किया था। और कलिंग जो है वर्तमान में किसे कहा जाता है? उड़ीसा को कहा जाता है। उड़ीसा को, जो कि आज कलिंग के नाम से, मतलब पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था, जो कि उड़ीसा है। और कलिंग की राजधानी तोसली थी। कहाँ थी? कलिंग की राजधानी आगे तोसली थी। और तोसली पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया था। कौन कर लिया? अशोक कर लिया। ठीक है, ये जान लीजिएगा। और इस युद्ध में भयंकर नरसंहार हुआ था। उसके बाद क्या किया? युद्ध की नीति को त्याग दिया था। तो किस युद्ध में जो है अशोक ने अपना अस्त्र जो है, शस्त्र जो है त्यागा था? तो कलिंग युद्ध में त्यागा था। और कलिंग युद्ध में ही जो है त्याग कर धम्म नीति अपनाया था। याद रखिएगा, धम्म नीति को अपना लिया था। चलिए, मतलब बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ये भी कह सकते हैं। 18वें प्रश्न की बात करें तो वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति जो है आकर्षित किया, वो बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी उपगुप्त का नाम आता है। तो बौद्ध धर्म के प्रति जो है आकर्षित करने वाला संत था, वो थे उपगुप्त, जो कि अशोक को बौद्ध धर्म का ज्ञान दिए थे।
ये भी बोल सकते हैं और ये सत्य है। आगे बात करते हैं तो अशोक को बौद्ध भिक्षु जो उपगुप्त थे या बौद्ध भिक्षु कहिए, बौद्ध गुरु कहिए, उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। दीक्षा दी मतलब बताए, उनके बारे में ज्ञान की प्राप्ति करवाए। चलिए अब और जान लेते हैं, तो और जान लीजिए तो यहाँ पे है कि इन्हें जो है किन्हें, उपगुप्त को याद रखिएगा अलक्षणक बुद्ध कहा जाता है। तो अलक्षणक जो है बुद्ध किसे कहा जाता है, उपगुप्त को कहा जाता है। अलक्षणक बुद्ध कहा जाता है किसे, तो उपगुप्त को कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने, ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति को त्याग कर धर्म या धम्म नीति को स्वीकार किया और तथा बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। ये जान लीजिए किस युद्ध में, तो कलिंग युद्ध को त्याग किया। तो कलिंग युद्ध में जो नरसंहार देखा था उसके बाद वो अपना अस्त्र शस्त्र त्याग दिया था, फिर उससे धर्म नीति कहिए, धर्म नीति कहिए स्वीकार कर लिया था। और अशोक ने कौन बौद्ध भिक्षु से ज्ञान प्राप्त किया, तो उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा दिए थे। तो ये जान लीजिए। 19वां प्रश्न है, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था, बताइएगा। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था, उसका नाम है कारुबाकी। कारुबाकी ने सम्राट अशोक को जो है प्रभावित किए थे। और कारुबाकी क्या थी, अशोक की पत्नी थी। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो जान लीजिए कि सम्राट अशोक अपनी रानी कारुबाकी, जिसका नाम चरवाकी भी बोलते हैं, चरवाकी भी बोला जाता है, कारुबाकी का दूसरा नाम चारवाकी भी है, ये ध्यान रखिएगा। तो अशोक की पत्नी कारुबाकी से जो है अत्यधिक प्रभावित था, ठीक है, कारुबाकी से प्रभावित था। यह अशोक की दूसरी पत्नी थी, कारुबाकी जो थी अशोक की दूसरी पत्नी थी, तथा राजकुमार तिवर की जो है माता थी। तो राजकुमार तिवर की जो है याद रखिएगा माता थी, ये जरूर ध्यान रखना है। यह एक मछुआरे की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी, मछुआरे की पुत्री थी, ठीक है। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए जो अभिलेखों में उसकी एक ही रानी है कारुबाकी का जो है उल्लेख मिलता है। 20वां प्रश्न है, अशोक ने संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया, बताइएगा। बौद्ध धर्म का प्रचार जो है किस माध्यम से किया, तो ऑप्शन नंबर बी, धम्म महामात्रों को भेजकर। तो धम्म महामात्रों को कौन भेजा, अशोक भेजता था, ठीक है, भेजकर क्या है धम्म बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, ये ध्यान रखना है। अब चलिए जानते हैं। तो और जान लीजिए, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष, जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ उसके 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। किसकी की, धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिसका मुख्य कार्य जो है जनता में धम्म का प्रचार करना है। किसका है, धम्म का प्रचार करना था। धम्म का प्रचार तथा कल्याणकारी कार्यों को भी करना था, ठीक है। तो धम्म का प्रचार कहिए, कल्याणकारी कार्य करना है आदि इसमें जो है सम्मिलित किया गया था। और इससे क्या होता था कि धम्म महामात्र को भेज के बोला गया कि धम्म का प्रचार कीजिए, कल्याणकारी कार्य कीजिए, अच्छे अच्छे काम कीजिए। और ये अशोक के अपना जब राज्याभिषेक का 14वें वर्ष हुआ था उस समय ये काम शुरू किया था, ये ध्यान रखना है। अशोक ने नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की जो है संहिता प्रस्तुत की उसे जो है अभिलेख में धम्म कहा गया। मतलब जो नैतिक उत्थान था, जो कि अच्छे अच्छे काम के लिए जो नैतिक विचार किए या नैतिक काम किया, उसका जो उल्लेख किया गया है अभिलेख में, उसे धम्म कहा गया है, यही जान लीजिए। अशोक को याद रखिएगा, अशोक का जो है यहाँ पे देखेंगे, अशोक का धम्म जो है, धम्म से प्रेरित कौन हुआ था, रहुलोवाद शुद्ध, ठीक है, रहुलोवाद शुद्ध से प्रेरित है, याद रखिएगा। ये 21वां प्रश्न है, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, पाटलिपुत्रा उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। और ये सच्ची बात है, गंगा नदी हमारा पाटलिपुत्रा जो है गंगा नदी से ही घिरा हुआ है, जो कि उत्तर से है, और पश्चिम से सोन नदी आया हुआ है तो वो भी घिरा हुआ है, तो आप जानते ही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। जान लीजिए इसमें कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र जो है प्राचीन काल में मगध था। गंगा के दक्षिण में अगर आसपास क्षेत्र देखा जाए तो उस समय मगध ही कहलाता था, जो कि आज वर्तमान में बिहार कहलाता है, ठीक है, बिहार के नाम से जानते हैं, जो कि मगध के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में। और बात करते हैं, और भी जानकारी लेते हैं, तो जान लीजिए 5वीं शताब्दी की बात करते हैं, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात करते हैं, तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्रा जो है
हस्तांतरित कर दिया गया था, जो कि महाजनपद में हम पढ़ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। गंगा, गंडक और सोन के संगम पर स्थित होने के कारण पाटलिपुत्रा एक जो है जल दुर्ग, मतलब जल से घिरा हुआ किला के रूप में था, जान लीजिए। और शत्रुओं के लिए इस पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं था, और यही फायदा था। इसलिए मगध पे जो मौर्य का जीत का कारण था, मौर्य सत्ता पे इतना दिन से रहा था, वो कारण यही था कि एक तरफ तो गंगा है, दूसरी तरफ गंडक है, तीसरी तरफ सोन है, और इस तीनों का संगम पर स्थित है हमारा पाटलिपुत्रा। और पाटलिपुत्रा मतलब मगध है ना, स्थित है। और ये पाटलिपुत्रा जो है स्थित है, इसलिए इसे जल से घिरा हुआ किला भी कहा जाता है, जल दुर्ग भी कहा जाता है। इसके कारण शत्रु को विजय प्राप्त करने में बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं था, ये जान गया। चलिए आगे चलते हैं। 22वें प्रश्न की बात करते हैं। 22वां प्रश्न है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, ये बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध घोष को समांत जो है समांत प्रसादिका में मिलता है। किसमें? बुद्ध घोष की समांत प्रसादिका में मिलता है। तो जानते हैं, तो जान लीजिए कि बुद्ध घोष के समांत प्रसादिका जो है कहा गया है। तो बुद्ध घोष के समांत प्रसादिका में जो है कहा गया है कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशोक ने अवंती महाजनपद जीता और इसे मौर्य साम्राज्य में विलय कर लिया। याद रखिएगा। और प्राचीन भारत का राज्य अवंती वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्र में है, जो कि अवंती का नाम सुने होंगे, जो कि महाजनपद में अगर बिना पढ़े होंगे वीडियो, तो ये जान लीजिए कि अवंती जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश को कहा जाता है, अवंती महाजनपद था उस समय, उसे जो है जीतने वाला और कोई नहीं, वो अशोक था, जो कि बिंदुसार का पुत्र था। और उस समय बिंदुसार राजा बना हुआ था, और बिंदुसार का पुत्र जो है अवंती को जीता था और अपने पाटलिपुत्रा मगध में मिला लिया था। ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए। और ये बुद्ध घोष का एक पुस्तक था जिसे समंत प्रसादिका बोलते हैं। तो याद रखिएगा, बुद्ध घोष के प्रशांतिका में कहा गया है। ये अवंती के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अवंती के बारे में और जानती। तो देखिए, प्राचीन राज जो है विलय कर लिया था, हम जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं उसे। यह क्षेत्र जो था, अवंती जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र एक समय के लिए मालवा के ऐतिहासिक प्रांत का हिस्सा था। तो अवंती को मालवा भी कहा जाता है, ये भी जान लीजिए। लगभग 600 ईसा पूर्व अवंती की राजधानी जो थी महिष्मती थी, और दूसरा उज्जैनी। ठीक है, याद रखिएगा। अवंती की राजधानी जो थी महिष्मती थी। क्या थी? महिष्मती, जो कि अभी वर्तमान में अगर बात करें तो नर्मदा नदी पर स्थित आधुनिक गोदरपुरा को कहते हैं। जो महिष्मती अभी देख रहे हैं वो नर्मदा नदी पर स्थित गोदरपुर को कहा जाता है, जो कि अवंतिका की राजधानी थी 600 ईसा पूर्व। ठीक है, और जान लीजिए, लेकिन इससे जल्दी ही क्या हुआ, उज्जैनी, जो कि वर्तमान में उज्जैन के पास है, हस्तांतरित कर दिया गया था। किसकी राजधानी? अवंतिका की राजधानी। ऐसे बताया जाता है कि अवंतिका की राजधानी दो थी, एक दक्षिण और पूर्वी में बांटा हुआ था, जिसे महिष्मती कहा जाता है, और दूसरा उज्जैनी कहा जाता है। बस इतना जान दीजिए, और कोई जानकारी जरूरी नहीं है। बस इतना जान दीजिए कि दो राजधानी थी अवंतिका की, महिष्मती और उज्जैनी। और महिष्मती जो वर्तमान में अभी जानते हैं, महिष्मती वो नर्मदा नदी पर स्थित आधुनिक गोदपुरा जो क्षेत्र है उसी को कहा जाता था, और उज्जैनी जो है उज्जैन के पास है, उज्जैन को कहा जाता था, ये जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं, 23वां प्रश्न की बात करते हैं। तो 23वां प्रश्न आगे पढ़ते हैं, और 23वां प्रश्न को जानते हैं। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? दक्षिण भारत का भी तो चर्चा होगा, अशोक छोड़ेगा थोड़ी, दक्षिण भारत में भी अटैक करेगा। तो दक्षिण भारत में जो उल्लेख मिला है वो बताइए, किस अभिलेख में मिला है? तो ये द्वितीय मुख शिलालेख में मिला है। अशोक के अभिलेख 3 वर्गों में विभाजित किए गए हैं, आप जानते हैं, शिलालेख में, स्तंभलेख में और गुहालेख में। ये आप जान गए। शिलालेख को अभिलेख भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखना ही ये कि अभिलेख को ही 3 वर्ग में बांटा गया, इसलिए शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख कहा गया, और इसी को अभिलेख भी कह देता है कभी-कभी, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो अभिलेख को अगर पूछे 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, तो शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख में किया गया है। तो अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख में चेर, पांड्या, ठीक है, सतीयपुत और केरलपुत और संगम राज्य की भी चर्चा की गई है, चोल की भी चर्चा की गई है, ये भी ध्यान रखना है।
आदि दक्षिण भारत राज्य का उल्लेख भी किया गया है, उल्लेख मिलता है। आप अपने मन से भी शब्द को चाहें तो लिख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको याद करवाने के लिए मैं कोई शब्द बोलता हूँ, ये ध्यान रखना है। हूबहू अगर मैं बोलने लगूँ तो आप पीडीएफ ही पढ़ लीजिए, है कि नहीं? तो चलिए, अशोक के अभिलेख को 3 वर्गों में विभाजित किया गया, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, इतना तो याद हो गया। और द्वितीय जो शिलालेख है, उसे द्वितीय बृहद शिलालेख भी कह सकते हैं, जिसमें चेर, पांड्या और सतीय पुत और केरल पुत के नाम से जाना जाता है। मतलब केरल पुत जो है दक्षिण भारत राज्य का उल्लेख मिलता है, ये जान लीजिए। चलिएगा, 24वां प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था, क्या था? यही तो पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन नंबर ए ककनम। क्या नाम है? ककनम। और ककनम जो है किसका है? तो ये ध्यान रखना है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम था। सांची का प्राचीन नाम ककनम था। अब चलते हैं, जानते हैं ककनम क्या है। तो चलिए बता देते हैं, पढ़ लेते हैं सवाल और क्या बनता है इसमें फटाफट। सांची क्या है? तो बौद्ध परिसर है, ये हम जान गए। चलिए बात खत्म। अब बात करते हैं, बृहद स्तूप के लिए प्रसिद्ध है कौन? सांची स्तूप हम जानते हैं, जो कि बौद्ध परिसर है। अब सांची कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। सांची जो स्तूप है, बौद्ध परिसर जो बना है, वो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। भारत के कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में, कौन से जिले में? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। और रायसेन जिले में तो कहाँ पे, कौन से शहर में? तो सांची शहर में ही सांची स्तूप है। और सांची स्तूप सांची शहर में है, तो कहाँ? तो एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। समझ गए? सांची शहर में जाइए, वहां पे पहाड़ है, उसी पहाड़ी चोटी पर है। समझ गए? अब सांची चोटी ही कहा जाएगा, सांची पहाड़ी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज चलते हैं। अब सांची को ही प्राचीन काल में बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जिसमें आपको अभी जस्ट पढ़े ककनम, ठीक है? ककनम पढ़िए। काकनाया भी नाम इसी का है, किसका? सांची स्तूप का ही नाम है, मतलब सांची स्तूप का नाम से सांची को ही जाना जाता है। ककनवा, ककनवा भी सांची का ही नाम है। और ककनाद बोटा जो नाम है, बोटा, काकनाद बोटा, ये भी जो है सांची का ही नाम है। और बोटा श्री पर्वत, ये भी जो है आपका सांची का नाम है, जो कि और भी नामों से जाना जाता था, जिसमें आपको ये सामने दे दिया गया है। क्लियर हो गए? अब चलिए 25वां प्रश्न की बात करते हैं। 25वां प्रश्न क्या है? अपने शिलालेखों में अशोक समानतः निम्न जो है समानतः किस नाम से जाने जाते हैं, या किस नाम से जाना जाता था, ये बताइए, या जाने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी प्रियदर्शी, जो कि इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी, ये सब जो है पियादशी, ये सब जो है अशोक का नाम था। ठीक है, ये जानते हैं। चलिए अब जानते हैं। तो देखिए, इसमें भी चर्चा की गई है, अशोक ने मगध पर 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। तो ये इंपॉर्टेंट है। 273 ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व तक अशोक ने कहां शासन किया? मगध पर शासन किया। क्लियर हो गए? और चलिए जानते हैं, मान लीजिए, अशोक के कुल 33 शिलालेख प्राप्त हुए। किसके? अशोक के 33 शिलालेख अभी प्राप्त हुए हैं, अभी और भी हो सकता है, जो कि सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में प्रियदर्शी सम्राट अशोक द्वारा अपने शिलालेखों में प्रयोग किया है। ये तो हम पढ़ चुके हैं ऊपर। इसका शासनकाल याद रखिए ना, 273 से 232 ईसा पूर्व। आगे चलते हैं। प्रियदर्शी का अर्थ, प्रियदर्शी मतलब जानिए, प्रियदर्शी का अर्थ है जो दूसरों को प्रेम से देखता है। प्रियदर्शी का मतलब है कि जो दूसरे को प्रेम से देखता हो। तो ये अशोक के बारे में कहा गया है। यह समानतः देवनाम प्रिय के साथ जो है संयोजन में उपयोग किया जाता है। तो देवनाम प्रियदर्शी बोला जाता था, ये ध्यान रखना है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय। तो देवता का प्रिय भी कहा जाता है अशोक को। समझ गए? क्लियर हो गए? चलिए, और ज्यादा जानकारी जो है दे चुके हैं, ऊपर पढ़ चुके होंगे आप। 26 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो आप अच्छे से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी, हाथी गुफा अभिलेख में जो है वर्णन किया गया है, कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। तो हाथी गुफा अभिलेख में। और चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो याद रखेंगे, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, 8वें वर्ष तो हम पढ़ चुके हैं, 8वें वर्ष में क्या किया था? कलिंग पर आक्रमण कर दिया था, जीता था। तो 8वें वर्ष बाद जो है क्या हुआ? 8वें वर्ष में आक्रमण किया है कलिंग पर, यह ध्यान रखना है। 8वें वर्ष पे क्या किया है? कलिंग पर आक्रमण किया है। 9वें वर्ष में जाकर जो है, ध्यान रखिएगा, 9वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त कर लिया था। कौन? अशोक। मौर्य काल का जो है सम्राट, शासक कहिए, जो कह सकते हैं वो कहिए, अशोक जो है 9वें वर्ष जाकर कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। 8वें में आक्रमण किया, 9वें पर विजय प्राप्त किया। तो ये भी आपको बीपीएससी में पूछ सकता है 5 ऑप्शन में, ये ध्यान रखना होगा। और बात करते हैं, इसका उल्लेख जो है
किसका उल्लेख? कलिंग विजय का उल्लेख पूछ रहा है। इसका उल्लेख बात करते हैं तो 13वें शिलालेख में मिलता है। कौन से शिलालेख? 13वें शिलालेख में अशोक का किस पे विजय की प्राप्ति की बात करते हैं तो कलिंग पर विजय जो प्राप्त किया था वो 13वें शिलालेख में इसकी चर्चा मिलती है। क्लियर हो गया। और भी बात करते हैं, हाथी गुफा विलेख से पता चलता है कि कलिंग विजय के समय, याद किया, कलिंग विजय के समय वह राजा नंदराज को हराया था। ये मैंने अपने मन से जोड़ा। क्यों जोड़ा आप सोचिए। आप चाहते तो आप वो पढ़ लीजिए, पीडीएफ तो आपको दिया रहेगा। तो ध्यान रखना है कि कलिंग विजय के समय वहां का राजा जो था, कहां का? कलिंग का, वो नंदराज थे। तो नंदराज को हराया था कौन? अशोक हराया था। और ये कहां से मिलता है? कौन से अभिलेख से? हाथी गुफा अभिलेख से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नंदराज और अशोक के बीच जो है युद्ध हुआ था। नंदराज और अशोक के बीच जो है युद्ध हुआ था। इसकी वर्णन, इसकी बातें जो है हाथी गुफा अभिलेख में की गई है। डायरेक्ट सवाल। और अभी जो कलिंग जो आप देख रहे हैं वर्तमान में उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, आप अच्छे से जानते हैं। अब कलिंग युद्ध का जो है कब डेट है तो 261 ईसा पूर्व में बताया जाता है कि लड़ाई हुआ था, जिसमें नंदराज को मार दिया जाता है अशोक के द्वारा। ये भी जान लीजिए। चलिए 27वां प्रश्न है कि अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? बता सकते हैं तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी होंगे। शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहनशीलता। ये सारे ऑप्शन जो हैं सही हैं, गलत नहीं है। अशोक का धम्म एक नैतिक संहिता थी। क्या थी? नैतिक संहिता। जिसे धम्म बोल रहे हैं वो धर्म कहलाता है। अशोक का जो धम्म देख रहे हैं आप, इसे धर्म कहते हैं। और धम्म ही, याद रखिएगा, एक नैतिक संहिता थी। किसकी? अशोक की। समझ गए? आगे चलिए। आगे है कि अशोक जो है अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है। अब संदेश क्या क्या देता है चलिए हम पढ़ते हैं। अपाशिन्वे, अपाशिन्वे बहु कायने दया दाने। ये इंपॉर्टेंट बहुत है बीपीएससी वालों के लिए। तो अपाशिन्वे बहु कायने दया दाने। ठीक है, अशोक का जो है धर्म का जो है नैतिक संहिता का जो है ये संदेश है। एक संदेश आप याद रखिएगा, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। दया दाने अगर ऑप्शन में जैसे ही आ जाए, दया दाने, अगर मान लीजिए इतना भूल गए आप, अपाशिन्वे बहु कायने भूल गए तो आप दया दाने तो याद रहेगा ना, तो दया दाने टिक लगा दीजिएगा, इस हिसाब से लगा दीजिएगा। दूसरे और 7वें शिलालेख में जो संदेश दिया गया उसकी बात हो रही है। ठीक है, याद रखना है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं, ये तो हम क्लियर हो गया। चलिए, सचे सोचे, सचे सोचे माधवे साधवे च, सचे सोचे माधवे साधवे च, जो आप चर्चा सुन रहे हैं ये क्या है बताइए? तो ध्यान रखना है, सचे सोचवे माधवे, माधवे साधवे च, साधवे च। जैसे ही आपको इसमें आप कैसे पकड़ेंगे? मान लीजिए इतने बड़े संदेश आपको याद ना हो तो आप बताइएगा सचे सोचे, सचे सोचे, जैसे ही शब्द आए तो समझिएगा अशोक का ही संदेश था और ध्यान रखना है। और दूसरे और 7वें शिलालेख में इसकी चर्चा है। ये हो गया याद। अर्थात अब चलिए इन दोनों का अर्थ बताते हैं। अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, ठीक है, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता और साधुता बनाए रहना, संत के रूप में, साधु के रूप में बनाए रखिए। आगे चलिए। इस प्रकार जो है अशोक जो है धर्म के मूल संदेश में जो है शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहनशीलता निहित किया था अपनी नैतिक संहिता में। क्लियर हो गया? नैतिक संहिता के माध्यम से कहिए, नैतिक संहिता के रूप में कहिए, आप जो चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण मतलब समन्वय के बारे में कहता है? बताइएगा कौन सा अभिलेख है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है 12वां शिलालेख जो है ये जो है आपका संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है। शिलालेख का धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है 12वां शिलालेख। चलिए जानते हैं। 12वें शिलालेख में अशोक ने सभी संप्रदायों को सार वृद्धि पर बल दिया है। ठीक है, 12वें शिलालेख में जो है अशोक ने क्या किया है कि सभी जो जितने भी संप्रदाय के थे लोग हैं, सारे संप्रदाय को सार वृद्धि पर बल दिया है। सबको साथ ले जाने की बात कहा गया है, सार वृद्धि की बात कही गई है। 12वें शिलालेख में वह कहता है, कौन? अशोक कहता है कि मनुष्य को
अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे धर्म की जो है क्या करना चाहिए, अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। मतलब दूसरे धर्म को आप निंदा मत करिए, दूसरा धर्म को भी सम्मान कीजिए, ये कहने का मतलब है। और अपने धर्म की प्रशंसा कर सकते हैं, इसमें तो कोई शक है नहीं। और भी जानते हैं, एक ना एक कारण जो देख रहे हैं आप, एक ना एक कारण से अन्य धर्मों का आदर करना चाहिए। मतलब कोई ना कोई कारण से आप अन्य धर्म का भी आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। ऐसे करने पर मनुष्य अपने संप्रदाय में वृद्धि करता है। जो अपने संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, अपने संप्रदाय से जो जुड़ा हुआ मनुष्य है, वो वृद्धि ही करेगा अगर दूसरे धर्म की अगर आदर करता है तो। ठीक है? तो ये कहने का मतलब हुआ। दूसरे के संप्रदाय का जो है उपकार करता है, मतलब दूसरे के संप्रदाय का उपकार करेगा, अपने संप्रदाय में वृद्धि करेगा, ये माना जाता है। अशोक के थ्रू 12वें शिलालेख में ये बात कही गई है धार्मिक विश्लेषण में। और भी क्या कहा है कि इसके विपरीत स्थिति में वह अपने संप्रदाय को छीन तथा दूसरे के संप्रदाय का जो है अपकार करता है। अगर मान लीजिए आप नहीं करते हैं, अपने धर्म का ही हानि करिएगा और दूसरे का जो है दूसरे का अगर धर्म का मान लीजिए उपकार अच्छे से आदर नहीं करते, तो अपने धर्म का भी आप जो है हानि करते हैं, यही कहने का मतलब है। और इसमें और कुछ तो जानकारी हमको नहीं लगता। 29वां प्रश्न है और ज्यादा प्रश्न नहीं है और 3-4 प्रश्न और हैं। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? बताइएगा। एकत्रित किया जाता था तो ऑप्शन नंबर सी, सीता अध्यक्ष के द्वारा जो है कर को, भूमि कर को एकत्रित किया जाता था मौर्य काल में। ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब चलिए इसके बारे में और जानते हैं। तो देखिए, मौर्य काल की अगर बात कर रहे हैं तो मौर्य काल में सीता अध्यक्ष जो होते थे, कृषि भूमि का अध्यक्ष होते थे। सीता अध्यक्ष उन्हें कहा जाता था जो भूमि का स्वामी होता था, जो कृषि का अध्यक्ष होते थे, कृषि भूमि का अध्यक्ष होते थे, है ना? ये जानते हैं आप। वह भूमि जो है कर वसूलने का काज करती थी। कौन? सीता अध्यक्ष। आप समझ गए? सीता अध्यक्ष का काम क्या था? कर भूमि वसूलन करना था। कृषि भूमि का अध्यक्ष बना दिया गया, आप टैक्स वसूलिए भाई, ये था। अगर बात करें जबकि अग्रोनोमी, ठीक है, अग्रोनोमी या एग्रोनोमी, अग्रोनोमी या एग्रोनोमी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्रोनोमी या एग्रोनोमी जो बोला जाता है, जिले के अधिकारी को कहा जाता था। सॉरी, अग्रोनोमी या एग्रोनोमी बोलिए, वो जिला के अधिकारी अध्यक्ष होते थे। ये जान लीजिए। शुल्का अध्यक्ष जो होते थे, शुल्क का जो अध्यक्ष होते थे, शुल्का अध्यक्ष बोला जाता है, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापार पर कर वसूलते थे। जो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय होता था, व्यापार होते थे, उस पे जो कर वसूला जाता था, टैक्स वसूला जाता था, उसे कहा जाता था शुल्का अध्यक्ष। और आग्रोनोमी कहिए या एग्रोनोमी कहिए, वो जो होते थे जिला के अधिकारी होते थे। ठीक है, जिला अधिकारी भी कहा जाता था इनको, समझ गए? और एक और जान लीजिए, अकरा अध्यक्ष, आकरा बोला जाता था, आकरा या एकरा भी बोल सकते थे, इसमें भी गलती नहीं है। आकरा अध्यक्ष बोलिए, एकरा अध्यक्ष भी बोल सकते थे। तो आकरा अध्यक्ष जो होते थे, खानों का नियंत्रण करते थे, जो खानों का खुदाई होता था उसका नियंत्रण करते थे, कंट्रोल करते थे। और आकरा अध्यक्ष को आकारा अध्यक्ष भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आकारा अध्यक्ष भी कहते थे। तो क्लियर हो गए? अब भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न है कि निम्नांकित में से किसकी तुलना जो है मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से की जा सकती है? बताइएगा। मैकियावेली का एक पुस्तक था जो द प्रिंस लिखा हुआ था, और ये किससे संबंधित था? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र से संबंधित था, जो कि आप पढ़ चुके हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात तो थी नहीं। चलिए अब जानते हैं। तो देख लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं अर्थशास्त्र का जो राजनीतिक शास्त्र है का जो है, ये अद्वितीय ग्रंथ है। क्या है? अद्वितीय ग्रंथ है। तो आपसे पूछेगा कि अर्थशास्त्र का जो है, बताइए किसने लिखा है? अर्थशास्त्र कौन लिखे हैं? तो भाई कौटिल्य जी। कौटिल्य जी किनका नाम है? चाणक्य का ही नाम है। और चाणक्य का एक और नाम क्या था? विष्णुगुप्त है। तो वो लिखे हैं अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र जो है किस क्षेत्र के लिए था? तो राजनीतिक क्षेत्र के लिए था, मतलब राजनीतिक शास्त्र पर ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, ये आप जान गए। और ये अद्वितीय ग्रंथ है, याद रखना है। अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र जो है अद्वितीय ग्रंथ बोला जाता है। इसकी तुलना जो है, अर्थशास्त्र की जो तुलना की गई है, वो मैकियावेली का जो पुस्तक है द प्रिंस, उससे की गई है। ये जान लीजिए। इसलिए चाणक्य को मैकियावेली भी कहा जाता है, भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। ये जान गए। देखिए, 31वां प्रश्न की बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में जो है निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में था। उस समय मौर्यकालीन में न्यायालय जो था वो कौन कौन था, ये बताना, सही उत्तर बताना है। तो बताइए, न्यायालय के रूप में ये बात करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है आपका दूसरा जो देख रहे हैं, धर्म स्थायी,
धर्मस्थाई जो है ये जो आपका न्यायालय के रूप में काम करता था। और एक है आपका चौथा जो कि कंटक शोधन कहते हैं। कटक ऐसे बोलते हैं, कटक शोधन भी बोला जाता है, कंटक शोधन भी बोला जाता है, ठीक है। तो कटक शोधक और धर्मस्थी ये जो थे वो न्यायालय के रूप में थे, न्यायालय व्यवस्था के रूप में थे, न्याय व्यवस्था के रूप में थे, ये ध्यान रखना है। तो ये दो और चार जो लगाएंगे वो सही लगाइएगा। रज्जु और धर्म महापात्र, ये आप जानते हैं धर्म महापात्र महामात्र जैसे ही आएगा। मानिए धर्म महामात्र जो आप देख रहे हैं ये अगर नाम आएगा तो आप समझिए तो धर्म प्रचार के लिए, संदेश के लिए बनाया गया था। रज्जु को बताइए, अभी जस्ट आप पढ़े हैं रज्जु के बारे में, वो बताइए क्यों था ये, आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, अभी जस्ट हम पढ़ाए हैं, ठीक है। चलिए जान लेते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार देखा जाए तो मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय जो है मुख्यतः दो प्रकार के थे, जो कि धर्म अस्थाई बोला जाता है, धर्म, ठीक है, धर्म अस्थाई बोलते हैं, और एक बोला जाता है कटक शोधन। तो दो थे न्यायालय, याद रखेंगे मुख्यतः मौर्यकाल में। अब देखिए धर्म अस्थाई बात करते हैं तो धर्म अस्थाई जो था दीवानी, इसे धर्म अस्थाई दीवानी तथा कटक शोधन फौजदारी न्यायालय था, समझ गए। तो आपसे पूछेगा कि धर्म अस्थाई जो आप देख रहे हैं मौर्यकाल में जो दो न्यायालय थे उसमें बताइए धर्म अस्थाई क्या है, तो दीवानी था, और कटक शोधन क्या था, ये फौजदारी न्यायालय था। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। धर्म दीवानी से, कटक फौजदारी से, ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखिए प्रतिष्ठा, तो प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, और व्यवहारिक जो होते थे वो दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होते थे, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके थे, है ना। तो अगर आपसे पूछेगा प्रतिष्ठा जो है क्या था, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होते थे, और व्यवहारिक जो होते थे वो दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश कहलाते थे। तो पूछेगा दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश को क्या कहते थे, व्यवहारिक। अगर पूछे फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहते हैं, प्रतिष्ठा। 32वां प्रश्न क्या है, 32वां प्रश्न जानिए, निम्नलिखित में से किस उभरदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राव अशोक उल्लेखित है। राव अशोक मतलब राजा अशोक। उभरदार जो मूर्ति शिल्प हैं उसे रिलीफ क्या बोलते हैं, रिलीफ रक कल्चर बोलते हैं, ठीक है, रक कल्चर बोला जाता है, याद रखना है, ठीक है। तो आप बताइए इसमें से कौन है, आप बताइए, आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, कंगन हली, कंगन हली बोला जाता है। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो जान लीजिए कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में जो है भीमा नदी के किनारे कंगन हली में बौद्ध स्तूप है, ये जान लीजिए। तो आपसे पूछेगा कंगन हली में क्या था, तो कंगन हली में जो है बौद्ध स्तूप है, ये जान लीजिए। और बौद्ध स्तूप है तो बताएंगे, अभी वर्तमान की बात करें तो कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में जो कि भीमा नदी के किनारे है, और कंगन हली है, उसी जगह पे बुद्धा जो है बौद्ध का स्तूप है। बात खत्म। और जान लीजिए यहाँ सम्राट का रानी के साथ जो है प्रस्तर के रूप में चित्र उत्कीर्ण किया गया है, जिसके नीचे जो है राजा अशोक लिखा गया है, ठीक, तो संबंधित है। 32वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है और खत्म करेंगे। तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता है। मौर्य काल में सीता से प्राप्त जो होता है, सीता का मतलब होता है, ठीक है, राजकीय भूमि से प्राप्त। तो मौर्य काल में राजकीय भूमि की जो व्यवस्था है सीता अध्यक्ष द्वारा होती है। इससे प्राप्त होने वाले, याद रखिएगा, आय को सीता कहा जाता है। बस खत्म। अब जान लीजिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक। बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।